हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम वो इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये आपके प्रश्न लगभग सभी जो आपके पोर्शन है वहाँ से रहने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो पहले मिल जाए और आपसे इस तरह के प्रश्न हो स्किप ना हो। और मैंने पेपर को अच्छे से देखा है, एनालाइज किया है और वो आपको उसी आधार पर मैंने प्रश्न है वो सेट किए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए कि मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ जो मैंने मतलब देखा ही ना हो, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को बहुत बारीकी से देखा है और आपको इस एग्ज़ाम के किस किस क्वेश्चन पोर्शन से किस तरह के प्रश्न आएंगे तो वो सब मेरे को अच्छे से पता है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए कि कोई भी प्रश्न ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल एंड तक देखना है, ठीक है। जय, आप लोग पूरा अच्छे से देखिए। तो चलो, पहला प्रश्न क्या है, बाल्यावस्था का आरंभ कब होता है। तो बताइए आप लोग, जो बाल्यावस्था होती है इन तीन तरह से अपने विभाजित किया है, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था। तो जो बाल्यावस्था का आरंभ होता है वो कौन से वर्ष से या प्रारंभ होता है, तो आप लोग बताइए कौन सा होता है। तो हमने जनरली देखा है कभी कहीं आपको मिलेगा एक जो जीरो यानी जन्म से 2 वर्ष तक तो आपको शिशु वर्ष की अवस्था मिलती है, इसको कहीं कहीं 3 मिलेगा तो अपन 3 मान लेते हैं। जो बाल अवस्था का प्रारंभ होता है 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो बाल का बाल अवस्था आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए, इसका ऑप्शन थोड़ा गलत है, ऑप्शन पे मत जाइए क्योंकि ऑप्शन में आंसर गलत है, परंतु ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सारे को मानसिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था किस आयु सीमा में आती है। तो कौन सी आयु सीमा में बाल्यावस्था आती है, तो वो आपकी आती है 6 से 12 या 3 से 12, ठीक है। ऑप्शन में जब 3 नहीं है तो 6 से 12 आपका बाल्यावस्था आएगी। यहाँ भी ये नीचे आपका थोड़ा गलत है, ठीक है, आंसर गलत है, पर मैं आपको जो आंसर बता रही हूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखना है आंसर। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में भाषा विकास का प्रमुख तत्व क्या है। तो बाल्यावस्था में जो भाषा विकास है, हम जो भाषा का विकास करते हैं वो कहाँ से आती है, शारीरिक गतिविधियों से आती है, सामाजिक बातचीत से आती है, या मानसिक विकास से आती है, या खान पान से आती है। तो कहाँ से आता है भाषा का विकास, तो हमें पता है जब समाज में हम बातें करते हैं यानी जो कन्वर्सेशन होता है हमारा समाज के अंदर, तो उसी के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, भाषा विकास सीखते हैं। ऐसे बोलते नहीं है, आप अगर अपनी जो लैंग्वेज है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, उसको डेवलप करने के लिए आपको बातचीत करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में सबसे अधिक वृद्धि अंग जो होता है वो कौन है। मस्तिष्क है, हाथ पैर है, हृदय है, पेट है, वो कौन सा है आपका, तो ऑप्शन ए है बिल्कुल, बाल्यावस्था में मस्तिष्क में डेवलप आपका हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो शिशु अवस्था में डेवलप होता है वो आपका क्या होता है, हृदय सबसे पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बोधगत विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है। स्मरण शक्ति का विकास, संवाद कौशल, शारीरिक वृद्धि, ध्यान केंद्रित करना, तो क्या नहीं है, तो शारीरिक वृद्धि इससे संबंधित नहीं है। बोधगत, उससे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। आत्मनिर्भरता, मानसिक स्थिति, शारीरिक विकास, सामाजिक संबंध, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शारीरिक विकास। तो ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने, और आप लोग पूरा वीडियो देखा करो। ऐसा नहीं है कि आप सीधा आए और चले गए, इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। आपको जो नए नए प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर पाओगे। ये समय है रिवीजन और प्रैक्टिस। तो आखिरी समय पे जो हमारा एग्जाम की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो रिवीजन और प्रैक्टिस की होनी चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था में बच्चों की प्रमुख शारीरिक गतिविधियों में से क्या है। दौड़ना, अध्ययन करना, चित्र बनाना, गाने गाना। तो इस तरह की जो रीजनिंग बोल रहे हैं ना, समझ पर आधारित, तो समझ पर आधारित इसी प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं बिल्कुल, कि कोई चीज़ आपकी देखो प्रश्न पूछा है उसी का आंसर ऑप्शन में छुपा हुआ है, ठीक है, तो प्रश्न में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, शारीरिक गतिविधि इनमें से क्या लग रही है आपको, दौड़ना। और बिल्कुल सच में आप यकीन मानिए, पेपर आप जब आप देने जाओ ना, उसके बाद आप मेरे को एक्सपीरियंस बताना कि आपको सच में इस तरह के प्रश्न दिखे या नहीं दिखे, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रश्न बिल्कुल दिख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम इसी तरह के आपने बताए उसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। नहीं आए तो भी बताना आप लोग, और आते हैं तो भी बताना, क्योंकि मैंने जो पेपर को देखा है मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। एमएस एक्सेल में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो डेटा को किस रूप में आपको संग्रहित किया जाता है, स्लाइड्स, कोशिका, कोशिका नहीं है, सेल है, ध्यान रखना है। तो सेल के रूप में जो है डेटा को संग्रहित किया जाता है, और जो सेल आपकी होती हैं, आपके रो और कॉलम के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला प्रारंभ करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रतीक होता है, समान चिन्ह या जोड़, घटाना, एट द रेट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है।
MS एक्सेल में एक कार्यपत्रक के भीतर कितने कार्यपत्रक हो सकते हैं? तो कोई भी संख्या हो सकती है, जो सीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है MS एक्सेल के डेटा को सॉर्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? डेटा टैब ग्रेटर देन सॉर्ट का, होम टैब ग्रेटर देन फॉर्मेट का, व्यू टैब ग्रेटर देन सॉर्ट का, या फिर इंसर्ट टैब ग्रेटर देन सॉर्ट का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। इस तरह का प्रश्न आ रहा है तो अपन को ये वाली चीज़ जो शॉर्ट फॉर्म, आप एक चीज़ ध्यान रखना, कंप्यूटर में क्या पढ़ के जाना, शॉर्टकट की जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि प्रश्न पत्र में जो पेपर में आ रहा है वो शॉर्टकट की से ही आ रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल आप करके जाइए वो चीज़ को, फिर आप रिजल्ट देखिए, आपके नंबर ज़रूर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। MS एक्सेल में बी लुकअप फॉर्मूला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दो कोशिकाओं के बीच यानी दो सेलों के बीच में बात कर रहे हैं अपन, दो सेल के बीच जोड़ से या डेटा का अनुमान लगाना, किसी तालिका में डेटा ढूंढना या डेटा को स्थानांतरित करना। तो वी लुकअप का अर्थ होता है किसी तालिका में डेटा ढूंढना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड में पेज नंबर को जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? इंसर्ट ग्रेटर देन पेज नंबर, होम ग्रेटर देन पेज नंबर, डिज़ाइन पेज ग्रेटर देन पेज नंबर, या पृष्ठभूमि ग्रेटर देन पेज नंबर। तो क्या होगा? इंसर्ट ग्रेटर देन पेज नंबर, ठीक है। MS वर्ड में ट्रैक चेंज विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दस्तावेज को छापने के लिए, किसी दस्तावेज में बदलाव ट्रैक करने के लिए, दस्तावेज को रूपित करने के लिए, एक नया दस्तावेज बनाने के लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर किया करो, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि आपको कोई पढ़ा रहा है, आपको लगे कि आप एक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट पेपर की तरह से आप जब बैठो तो ये सोचा करो कि हम एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, क्योंकि वो मोड भी आपका ऑनलाइन रहेगा, वहाँ पर प्रश्न आपके दिए गए हैं, उनके आंसर हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। उस तरह का आपको पूरा लेके चलना है। MS वर्ड में एक दस्तावेज का आकार घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बचत, संपीड़न, चित्र आकार घटाना, या पृष्ठ प्रारूप का। तो ये संपीड़न कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं ना कि PDF फाइल हमारी MB में है, तो KB में उसे कम करने के लिए उसको कंप्रेस्ड करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है, दस्तावेज का आकार हम घटा रहे हैं, ठीक है। MS वर्ड में दस्तावेज में राइट अलाइन टेक्स्ट के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पॉक्सो जो एक्ट है वहाँ से है, क्योंकि एक्ट से प्रश्न 1, 2 या 3 समथिंग मैंने देखा है कि आए हैं। तो आप लोग बिल्कुल जो एक्ट से संबंधित प्रश्न करेंगे वो बिल्कुल ज़रूर करना है। पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? 2012 में लागू हुआ था, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है कि ये एग्ज़ाम में आप 160 से अबव स्कोर बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत बालक की परिभाषा क्या है? बालक कौन होता है? 18 वर्ष तक का व्यक्ति, जिसमें एक चीज़ देखिए कि ये क्या होता है, आपका लिंग न्यूट्रल है, यानी इसमें कोई लड़का लड़की या फिर ट्रांसजेंडर में भेद नहीं किया है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। चाहे लड़की के साथ इस तरह की घटना हो, लड़के के साथ हो, या ट्रांसजेंडर के साथ हो, तो वो सारे इसके अंतर्गत कंसिडर होंगे बालक की परिभाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण का अपराध कब माना जाएगा? कौन सी कंडीशन में माना जाएगा? तो जब बालक में यौन गतिविधियां की जाती हैं, जब बालक के साथ बलात्कारी कार्य किए जाते हैं, जब बालक की गाली गलौच या अपमानित किया जाता है, तो ये सारी क्या होती हैं? यौन गतिविधियां होती हैं, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार का अपराध कब होता है? जब किसी बालक के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, जब बालक के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, जब बलात्कारी किसी बालक को शारीरिक मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ये सभी पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। और ये एक्ट आपका 14 नवंबर 2012 को लागू हो गया था, ठीक है। 2013 में निर्भया फंड बनाया गया था एक इसी के तहत, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत सजा का अधिकतम अवधि क्या है? तो सजा की जो अधिकतम अवधि है वो जीवन भर प्लस मृत्युदंड, ठीक है। मृत्युदंड सबसे बड़ी इसमें सजा है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत कोई बालक गुमराह किया जाता है तो आरोपी को क्या सजा हो सकती है? तो 5 साल की सजा हो सकती है, ध्यान रखना है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत बालक के शारीरिक और मानसिक शोषण का अपराध किसे माना जाए? किसी भी व्यक्ति द्वारा, केवल किसी परिवार के सदस्य द्वारा, केवल बालक द्वारा, केवल सरकारी अधिकारी द्वारा। तो ये कोई भी व्यक्ति बालक के साथ किसी भी तरह की घटना करता है, वो कोई भी व्यक्ति इसके लिए लायबल होगा, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत बालक के खिलाफ यौन शोषण का या बलात्कार रिपोर्ट किसके द्वारा की जा सकती है? तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? रिपोर्ट दायर कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है, पॉक्सो एक्ट के तहत बालक के यौन शोषण का अपराध साबित होने पर कितने साल तक की सजा हो सकती है? तो जीवन भर प्लस मृत्युदंड, ठीक है।
पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी की ओर से बालक को धमकाने या उसकी स्वतंत्र इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाने की स्थिति में क्या होता है। देखो, इच्छा उसकी मैटर ही नहीं करती है यहाँ पे, क्योंकि कानून बोलता है कि कोई भी जो 18 माइनस मतलब 18 से कम व्यक्ति है वो अपनी कंसेंट दे ही नहीं सकता है। ठीक है, उसकी कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी। उन्हें फ्री कंसेंट दी है क्योंकि वो बच्चा उस स्थिति में नहीं होता है कि वो सही गलत का निर्णय कर सके। तो आप इस स्वतंत्र इच्छा की बात तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, आरोपी को जुर्माना लगाया जाएगा, आरोपी को मानसिक इलाज की आवश्यकता होगी, आरोपी को कानूनी सहायता दी जाएगी। तो आरोपी को किसी भी तरह का कोई वो नहीं दी जाएगा, उसे आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। और एक जो आपका किस तरह का अपराध है, संज्ञेय अपराध, जिसमें आपको बिना वारंट के भी क्या हो सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। असंज्ञेय अपराध में क्या होता है, आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये आपका कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना है। पॉक्सो एक्ट के तहत बालक के शोषण के मामले में न्यायालय कितने दिनों के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। तो जो कार्रवाई है 6 मंथ्स के अंतर्गत कंप्लीट करना है। ठीक है, कब, 6 मंथ्स के अंतर्गत, या अधिकतम आप 1 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। इसमें निर्णय लेने का आवश्यक होता है। अगर कंडीशन लगा दिया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर क्या करना है, ऐसे मामलों का निपटारा करना है, परंतु यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी है तो 6 मंथ है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट के तहत क्या आरोपी को बालक के सामने परीक्षण के लिए पेश किया जा सकता है? बिल्कुल। और जो बच्चे का स्टेटमेंट है वो आपका न्यायालय के अंतर्गत लिया जाता है। तो उन्हें बिल्कुल ऐसे इन्वायरमेंट प्रदान किया जाता है कि उन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव ना हो। ठीक है, देखो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्मोन से संबंधित है। महिला हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? पुरुषों के लक्षणों का विकास करना, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाना, प्रजनन प्रणाली का नियंत्रित करना, या फिर मांसपेशियों को सशक्त बनाना। तो क्या हो सकता है, प्रजनन प्रणाली का नियंत्रित करना, क्योंकि महिलाओं में जो हार्मोन्स होते हैं उनका डेवलप जब होता है जब महिलाओं के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जैसे लड़कियां जब 12 साल की होती हैं तो उन्हें मासिक धर्म आना स्टार्ट हो जाता है। इससे उसकी महिला होने का एक प्रमाणिकता मिल जाती है कि वो एक महिला है, और उसमें वो सभी जनन प्रक्रिया के लक्षण आ गए हैं, उसमें हार्मोन डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, महिलाओं में प्रमुख हार्मोन कौन सा है जो प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या प्रोलैक्टिन। तो ये है एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, प्रोलैक्टिन के कारण तो जो माँ के स्तन है वहाँ पर दूध आना प्रारंभ होता है। इंसुलिन आपका डायबिटीज करता है, और टेस्टोस्टेरोन पुरुष जैसे लक्षण प्रदर्शित करने के लिए या पुरुष जननांगों के लिए यह हार्मोन होता है। महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार प्रमुख हार्मोन क्या है? तो आपको अभी मैंने बताया एस्ट्रोजन है, वो आपका क्या है, प्रजनन के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान किस हार्मोन का स्तर गिरता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, ये और बी दोनों का, टेस्टोस्टेरोन का। तो क्या ए और बी दोनों का स्तर है क्या है, गिर जाता है मेनोपॉज की जो कंडीशन होती है उसके दौरान। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? मासिक धर्म को नियंत्रित करना, या गर्भावस्था को बनाए रखना, या फिर मांसपेशियों को नियंत्रित करना, या पुरुष लक्षणों को प्रभावित करना, जो नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो इंपॉर्टेंट है। कुपोषण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। कुपोषण क्या होता है? तो कुपोषण से बहुत प्रश्न आएंगे आपके, लगभग 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता देती हूँ कि 10 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली कुपोषण से मिलना है। और इनको जनरल क्वेश्चन रहेंगे कि आपको अगर बच्चा कुपोषित है तो आपको किस प्रकार का आहार देना है, आपको अगर कुपोषित है तो कौन सा डॉक्टर को सलाह लेनी है, इस तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। तो कुपोषण बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, और इसमें एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कोई फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है, ना ही ये पूछा जा रहा है कितना कैलोरी से देना चाहिए। तो बस उसको यही पूछा जा रहा है कि आपके स्टेटमेंट दिए रहेंगे 4-5, और उसके अनुसार आपको लगाना होगा। ठीक है, कुपोषण क्या है? पहली चीज़ तो यही आपको पता होना चाहिए, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी क्या है, कुपोषण है। यानी आप भले ही खा रहे हो, मोटे हो, आप कहो कि मैं तो कुपोषित है ही नहीं, मैं तो मोटा हूँ, यानी मेरे तो सब कुछ खा पी के अपना वजन बढ़ाया हुआ है, तो भी आप कुपोषित हो, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया है, इसलिए आपका वेट बढ़ गया। बाकी पोषक तत्वों का तो सेवन किया होता तो आप नॉर्मल वेट रहते, तो आप भी एक कुपोषित की श्रेणी में आ सकते हो। अल्प खाना या अति खाना, ये दोनों कुपोषण आते हैं। तो ध्यान रखना है, कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं, अल्प और अति। तो कोई भी मोटा व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मैं कुपोषित नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कुपोषण के मुख्य कारण है, मतलब कौन से कारण हैं जो कुपोषण के कारण हैं? गरीब, आय या समानता, खराब आहार, पोषण, शिक्षा, अभाव। ये प्रश्न आपका बिल्कुल एज इट इज आपको मिलेगा।
क्योंकि ये कुपोषण से, ये देखो गरीबी आपके कुपोषण का कारण है, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, ठीक है। खराब आहार यानी आपको स्वच्छ भोजन ही नहीं मिल पा रहा है, और आप ऐसा खाना खा रहे हो, यानी सब्जी खा रहे हो तो रोटी नहीं है, रोटी खा रहे हो तो सब्जी नहीं है, इस तरह का खाना खा रहे हो, खराब खा रहे हो, मतलब सड़ा गला खा रहे हो, और बिल्कुल जो सब फेंक देते हैं ना उस तरह का भोजन कर रहे हो, क्योंकि गरीब लोगों के पास वास्तव में खाने की कमी है, पोषण इच्छा का अभाव है। आपके पास, अगर आपके पास खाना भी है पर आपको यही नहीं पता है कि कौन से फूड प्रोडक्ट आपको खाने चाहिए, तो आपको पोषण शिक्षा का अभाव है, तो ये सभी कुपोषण के कारण में आएगा। मैं आपको जो समझा रही हूँ ना, वही चीज़ आपको माइंड में रखनी है पेपर में, ठीक है। तो पेपर में बिल्कुल इस तरह से सोच के जाना है, और आप लोग अपना एग्जाम देके मुझे कमेंट में जरूर बताया करो कि आपका किस तरह का एग्जाम गया, ठीक है। कुपोषण का सबसे सामान्य प्रभाव क्या है? शारीरिक विकास में कमी, मानसिक विकास में वृद्धि, अधिक वजन बढ़ना, या हड्डियों में मजबूती। तो देखो, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल क्लियर कट निकल रहा है कि शारीरिक विकास में कमी हो जाना सबसे बड़ा कारण है, तो पेपर में यही सब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा, नीचे स्टेटमेंट रखे लिखे रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, पेपर अच्छे से देके आना है। कुपोषण से बच्चों पर क्या असर हो सकता है? शरीर में वृद्धि में कमी होगी, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, मानसिक और शारीरिक विकास रुकावट होगा, या उपयुक्त सभी। तो सभी आपके कुपोषण के कारण होते हैं। अगर इनमें से अगर अप्रोप्रिएट पूछा जाता कि कौन सा आपका होगा, तो शरीर में वृद्धि है वो कम हो जाती है, आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुपोषण के कारणों से कौन सा निम्नलिखित है? तो कौन सा? आय का अभाव, सही आहार की जानकारी का अभाव, स्वस्थ खाद्य पदार्थों की कमी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। आप लोग भी आंसर किया करें, ताकि आप लोग भी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे परिचित हो, और आपका भागीदारी एक मतलब एक्टिव भागीदारी बने, ना कि पैसिव भागीदारी बने, ठीक है। कुपोषण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या हो सकता है? अधिक मात्रा में पानी पीना, संतुलित आहार का सेवन, शारीरिक गतिविधि बढ़ाना, बाहर का खाना। देखो, संतुलित भोजन कुपोषण को समाप्त कर सकता है, तो बिल्कुल एकदम सही है। टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है। जो टीकाकरण अभियान का शुरुआत कब की गई थी? तो 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान आपका प्रारंभ हो गया था, पर टीकाकरण जो प्रारंभ किया गया था 1978 में हुआ था। सार्वभौमिक जो पूछा जाए, सार्वत्रिक पूछा जाए, वो आपका 1985 का, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपकी योजना 2017 की है, और इसके तहत महिलाओं को कितना दिया जाता है? 6,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। मातृ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। तो देखो, वही चीज़ आपको दिख रही है। और एक चीज़ है, थोड़ा डेटा भी याद करके जाना है योजनाओं का, क्योंकि ईयर आपकी एक दो ही योजनाओं की पूछी जा रही है। एक ईयर याद करके जाइए, ये क्यों आई है योजना, और इसमें अगर कोई योजना जैसे स्टूडेंट के लिए चलाई जा रही है, तो उसकी जो अमाउंट है उसको थोड़ा याद करके जाइए कि उस तरह के प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा टीका बच्चों को जन्म के बाद पहले दिन में लगाया जाता है? BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, या फिर डिप्थीरिया। तो BCG का टीका आपका जन्म के पहले दिन ही, सॉरी, डिप्थीरिया का, हेपेटाइटिस का टीका बी है, वो जन्म के पहले दिन ही लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत में इंडियन इन्फेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? बच्चों की बुनियादी टीकों से सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों को बीमारी से बचाना, या बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाना। ये सभी आपके हैं, ठीक है, डी बिल्कुल सही है। कौन सा टीका बच्चों की 9 महीने की आयु में दिया जाता है? पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, कफ, या फिर मेनिनजाइटिस, या हेपेटाइटिस बी। तो देखो, ये आपका डिप्थीरिया का टिटनेस जो कफ है वो आपका 9 मंथ्स में दिया जाता है, जिसको आप DPT के नाम से जाने जाते हैं। TT टाइप 1, TT2, ये आपके प्रेगनेंसी के समय दिए जाते हैं, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कौन सा टीका हर बच्चे को दी जाती है? BCG, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, सभी टीके। वह सभी टीके बच्चे को दिए जाते हैं जन्म के समय, जन्म के समय। पर जन्म के तुरंत बाद आपको हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, टिटनेस का टीका लगता है, ठीक है। टीकाकरण के समय पर खुराक को सुनिश्चित करने के लिए किसका पालन किया जाता है? राष्ट्रीय पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोलियो अभियान, रोग मुक्त भारत। तो कौन सा होगा आपका इसके अंतर्गत? राष्ट्रीय पोलियो अभियान है, ठीक है। मीजल्स लगाने का टीका किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो 9 मंथ्स के बच्चों को मीजल्स का टीका लगता है, ध्यान रखना है। कौन सा टीका बच्चों में कंठमाला या मम्स को रोकने के लिए दिया जाता है? तो मीजल्स, मम्स और रूबेला, MMR जो टीका है वो आपको दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। टीका का जो करण है उसका उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। BCG का टीका किस रोग के लिए लगता है? तो ये आपके वन लाइनर फैक्ट है, परंतु ये स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका TB के लिए BCG का टीका लगता है, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पोलियो के टीके में कौन सा रूप होता है? तो ओरल आपको दिया जाता है, 2 बूंद आपको क्या पोलियो की पिलाई जाती है, ठीक है, कितनी? 2 बूंद। और आपकी MMR की कितनी, सॉरी डिप्थीरिया की कितनी? 5 बूंद आपको दी जाती हैं, ध्यान रखना है। DPT का टीका पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस है, ठीक है। पर्टुसिस किसे कहा जाता है? काली खांसी को कहा जाता है, ध्यान रखना है। रोटा वायरस तो आपका एग्जाम में आया है, ठीक है, तो रोटा वायरस को अच्छे से करके जाना है। और ये क्या है? दस्त, दस्ती, उल्टी होती है इसमें, और आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। लगभग इसके मैंने 2 से 3 प्रश्न हैं पेपर में देखे हुए थे, तो आप लोग थोड़ा बीमारियों को पढ़ के जाना है। आपका हेपेटाइटिस बी भी एग्जाम में आया हुआ है। हेपेटाइटिस बी का टीका किस उम्र में दिया जाता है? तो जन्म के बाद पहले 24 घंटे में, 1 वर्ष के बाद, या 6 महीने के बाद, या 5 साल। तो ये आपके जन्म के 24 घंटे के अंदर आपको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 3 दिसंबर को आपका विकलांग दिवस है, वो मनाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रूबेला का टीका किसके साथ दिया जाता है? मीजल्स के साथ दिया जाता है। जो MMR है ना, ये वही है, ठीक है। टीकाकरण के बाद बच्चों में सामान्यतः क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? सिर दर्द, बुखार, खुजली, पेट दर्द। तो जनरली टीकाकरण के बाद बच्चे को क्या होता है? बुखार ही आता है, ठीक है। जैसे हमें कोरोना का टीका लगा था तो कई सारे व्यक्तियों को क्या हुआ था? फीवर आया था ना। तो इसी प्रकार से बच्चों को जब टीका लगता है तो उनमें बुखार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि टीके कुछ आपके मृत टीके होते हैं, कुछ जीवित टीके होते हैं। तो जो जीवित टीके होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस आपका क्या एक जीवित टीका था, आपकी बॉडी में गया कोरोना का वायरस, उसने आपको थोड़ा बीमार किया। कुछ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी तो उससे लड़ गए, बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा फीवर तो आया ही था, ठीक है। हेपेटाइटिस ए का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो ये यकृत यानी संक्रमण से आपको बचाता है। किस टीके से बच्चों में मीजल्स से सुरक्षा होती है? तो आपको पता है MMR। और पता है मीजल्स, रोटा वायरस, डिप्थीरिया, ये 2-3 जो बीमारियां हैं, यहाँ से प्रश्न तो भर भर के आ रहा है, ठीक है। तो इनको हल्के में नहीं लेके जाना है। एक बीमारियों की जो डिफरेंट वो नहीं है, जैसे कि कौन सी बीमारी के बीच में कितना अंतर होता है, 6 मंथ में दी जाती है, कब दी जाती है, उसकी वो आपकी पूछा जा रहा है, तो वो आपको करके जाना है, ठीक है। पोलियो रिडक्शन प्रोग्राम कब शुरुआत हुई थी? तो आपको पता है 1995 का पोलियो रिडक्शन प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ से आपको पोलियो की वैक्सीन देना प्रारंभ किया गया था। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और हम वो प्रश्न कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका नंबर है जो पेपर मतलब क्वेश्चंस का, वो ऊपर नीचे है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि हाँ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं कि जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट होंगे। अगर नहीं हुए तो आप मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर कि हाँ मैम आपने पढ़ाया नहीं आया। तो बिल्कुल मतलब इसी ही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। हैजा के टीकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? DTP, मीजल्स का टीका, ओरल कोलेरा वैक्सीन, या फिर पोलियो टीका। तो ये ओरल कोलेरा वैक्सीन हैजे के टीकों को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आपका ये रिपीट हो गया पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। तो इस प्रकार हमने काफ़ी ज़्यादा प्रश्न किए, और बाकी भी इस तरह के प्रश्न और आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर उसके बाद हम जो आपका टेट एग्ज़ाम है उसका वीडियो बनाएंगे। अगर किसी और को टेट की क्लास लेनी है, यानी MCQ सीरीज, आपका कोई टीचर्स की वैकेंसी है उसके लिए तैयार कर रहा है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरे MCQs कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आबकारी और SI उसके भी MCQs कराए जाएंगे। GK सेक्शंस आपको कंप्लीट कराया जाएगा MCQs में विद ऑप्शन के साथ। आपको साइंस यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, ठीक है, चैप्टर वाइज। आपको अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज मैं डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आबकारी वाले स्टूडेंट। और जहाँ भी साइंस आती है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, जहाँ पर GK आती है वो भी पूरी डिटेल में अपन लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और कुछ जो मैथमेटिक्स है उनके भी अपन फॉर्मूले के आधार पर जो ट्रिक होती है सॉल्व करने की, वो अपन सारे कर लेंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और अभी जिनका महिला सुपरवाइज़र हो जाता है, अपन उसके बाद नए एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल अपन ने जैसे महिला सुपरवाइज़र के लिए पढ़ा था उससे और बेहतर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपन लोग अच्छे से पढ़ेंगे मस्त, और बिल्कुल लोड लेके नहीं पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे सफिशिएंट पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो एग्ज़ाम की जो डिमांड है वही पढ़ेंगे, ठीक है। अपन सबसे पहले तो पुराने पेपर से स्टार्ट करेंगे, सिलेबस से स्टार्ट करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर पुराने पेपर, फिर हमारा क्या क्राइटेरिया है, हम क्या हमारे कमज़ोर है, उन टॉपिक्स पे बात करेंगे, स्ट्रैटेजी पूरी लेके आएंगे। तो अपन इसके बाद नए नए चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्होंने नहीं किया है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट आप सभी को।